हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं बिहार सैनी। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे, यानी अपने जो पीछे अभी तक हमने इस लेसन में जो चैप्टर का नाम था, जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उत्सर्जन यौगिक, इसमें अभी तक जो हमने पढ़ के आए उनमें से हम क्या है, इनके परिभाषिक शब्द पढ़ के आ गए, संकुल यौगिकों के नोमेनक्लेचर पढ़ के आ गए, इनकी ज्यामितीय समावयवता पढ़ के आ गए। इसके अलावा हमने इसकी बीबीटी पढ़ ली। बीबीटी के बाद में आज जो अपना बिंदु रहेगा, आज हम जो पढ़ेंगे वो अपना सीएफटी पढ़ेंगे। सीएफटी हमने पिछली क्लास में लास्ट में पढ़ा था। आज सीएफटी में ही एक छोटा सा बिंदु पढ़ेंगे जिसका नाम है अष्टफलकीय यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन। आज का अपना बिंदु रहेगा अष्टफलकीय यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन। क्या रहेगा? अष्टफलकीय यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन, यानी आपको स्प्लिटिंग करवानी है जिसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसमें डी कक्षकों की स्प्लिटिंग के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डी कक्षकों की स्प्लिटिंग के बारे में बात करेंगे, यानी अष्टफलकीय यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन हम पढ़ेंगे। देखो होता क्या है, अष्टफलकीय यौगिक होते हैं, अष्टफलकीय यौगिक होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर की बात करें, इनकी संरचना में जो अष्टफलकीय यौगिक हैं, अष्टफलकीय जो यौगिक होते हैं उनकी संरचना देखें। तो संरचना हम देखेंगे, जैसे आपके पास ये कोई अष्टफलक है, ये जो साहब हमने इसका अष्टफलक बना लिया। अष्टफलक के केंद्र में तो क्या होगा? सेंटर मेटल एटम रहेगा, केंद्रीय धातु परमाणु रहेगा। इसके अलावा अक्षों पर क्या प्रेजेंट होते हैं? लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। अक्षों पर क्या प्रेजेंट होंगे? लिगेंड होंगे। ये क्या है? लिगेंड सारे और ये क्या है? मेटल, सेंटर मेटल, केंद्रीय धातु परमाणु। तो कहने का अभिप्राय ये हो गया, जो अष्टफलकीय संकुल कंपाउंड है उनके केंद्र में कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु है और बाहर कौन है? लिगेंड प्रेजेंट है। अब देखो अष्टफलक में क्या होता है, जो डी अष्टफलकीय कंपाउंड है उनमें जो डी कक्षक है, जैसे मैं ऐसा कर लीजिए, मेरे पास डी कक्षक है, इनका जो स्प्लिटिंग होगी इससे पहले सभी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? बराबर होती है। विपाटन से पूर्व है सभी डी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? बराबर होती है। जैसे मैंने ये बना लिया, ये क्या है? डी कक्षकों की ऊर्जा, डी कक्षक है। अब ये डी कक्षक की स्ट्रक्चर देखें, हम ज्यामिति देखें, ज्यामिति के आधार पर इनके दो प्रकार की हैं कि एक तो क्या होते हैं डी अक्ष वाई, डी वाई जेड, डी जेड अक्ष, और एक होता है डी अक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर। इनको इस प्रकार से दो भागों में हमने बांट रखा था। ये तो कहां थे? ये तो सारे इनके लॉब्स, जो इनकी पालियां हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो क्या है? अक्षों के मध्य स्थित होता है, अक्षों के मध्य स्थित होता है। किनमें? डी अक्ष वाई, डी वाई जेड और डी जेड अक्ष, इन तीन कक्षक हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो कहां होता है? अक्षों के मध्य स्थित होता है। कहां होता है? अक्षों के मध्य स्थित होता है। लेकिन ये जो दो प्रकार की ये कक्षक हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इन कक्षकों का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इन कक्षकों का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? अक्षों पर ज्यादा स्थित होता है। ये तो कहां होगा? इनका भी इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां होगा? अक्षों के बीच में स्थित होगा, अक्षों के मध्य स्थित होगा, और ये कहां होगा? अक्षों पर स्थित होगा, अक्षों पर स्थित होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन घनत्व है। ठीक है, तो मेरे कहने का अभिप्राय समझ लेना, अपना अभिप्राय ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, अष्टफलक संकुल होते हैं, उनके केंद्र में तो क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु होता है, और अक्षों पर कौन होता है? लिगेंड स्थित होते हैं। लिगेंड में से हमने ये कहा है कि जो अपने पास केंद्रीय धातु परमाणु का जो डी कक्षक है, उनमें उनकी स्ट्रक्चर जो दो प्रकार की होती है। तीन कक्षकों की स्ट्रक्चर जो सेम होती है और दो की क्या होती है? अलग होती है। इन तीन की स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो क्या है? अक्षों के मध्य स्थित होता है। कहां होता है? अक्षों के मध्य। और इनमें क्या होता है? अक्षों पर स्थित होता है, अक्षों पर स्थित होता है। ठीक है, अब क्या होगा? देखो, मैं ये कह दूं ये मेटल है, मेटल के डी कक्षक अभी हमने लिख लिए, इनकी तरफ क्या आ रहा है? लिगेंड गति
कर रहा है। कौन गति कर रहा है? लिगेंड क्या कर रहा है? बंध बनाने के लिए क्या कर रहा है? गति कर रहा है। लिगेंड बंध बनाने के लिए क्या करेगा? गति करेगा। तो क्या होगा? लिगेंड के लोन पेयर और केंद्रीय धातु परमाणु है, इसका जो डी कक्षक है, डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। मेरी बात समझ गए? दोबारा समझ लेना क्या है। हमने क्या लिखा कि ये तो क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक या केंद्रीय धातु परमाणु है। केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इनकी तरफ कौन आ रहा है? लिगेंड गति कर रहा है। कौन गति कर रहा है बेटा? लिगेंड गति कर रहा है। किनकी तरफ? केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों की तरफ लिगेंड गति कर रहा है। कौन गति कर रहा है? लिगेंड गति कर रहा है। किधर? केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों की तरफ। अब देखो, आपने पता है डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लिगेंड के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और ये इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन, इनके मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने का काम क्या है? डी कक्षकों का क्या हो जाएगा? विपाटन हो जाएगा। डी कक्षकों का क्या? स्प्लिटिंग हो जाएगी, विपाटित हो जाएगी। तो ये डी कक्षक हो गए, दो भागों में विभाजित हो जाएंगे। डी कक्षक कितने भागों में विभाजित हो जाएंगे? दो भागों में विभाजित हो जाएंगे। कितने भागों में? दो भागों में। ये लिगेंड किधर से आ रहा है? अक्षों के अनुदिश आ रहा है, अक्ष के अकॉर्डिंग आ रहा है। अक्षों पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? इन दो का। इन पर तो क्या रहेगा? प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा। इन पर तो क्या रहेगा? प्रतिकर्षण ज्यादा। तो ये तो कहां ले जाएंगे? ज्यादा प्रतिकर्षित होगा तो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। और ये क्या है? मध्य में इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के मध्य में है, और अक्षों के मध्य होने के कारण इन पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? कम लगेगा। कम लगेगा तो ये कहां जाएंगे? नीचे स्थित हो जाएंगे, ये नीचे पड़ जाएंगे होंगे। अब देखो अपने को करना क्या है कि ये तो डी कक्षक थे, ये अपने पास क्या है? स्प्लिटिंग कक्षक है, विपाटित कक्षक हो गए। इनको जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, जिन्हें विपाटित कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा होती है, उन्हें बोलते हैं ईजी कक्षक। क्या बोलते हैं? ईजी कक्षक बोलते हैं। और जिनकी कम होती है उसे बोलते हैं T2G कक्षक बोलते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा कि ईजी कक्षक तो कौन से हैं? डी अक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और T2G कक्षक कौन से हैं? वो है डी अक्ष वाई, डी वाई जेड और डी जेड अक्ष। इस प्रकार से दो भागों में क्या हो गए? विभाजित हो गए। यहां जो क्या है? एन विपाटित डी कक्षक है, उनका जो ऊर्जा का लेवल है, ऊर्जा का तल है, उसको बोलते हैं बेरी सेंटर। ये क्या बेटा? बेरी सेंटर है या बेरी केंद्र बोल देंगे, बेरी केंद्र। ठीक है? ये क्या है? बेरी केंद्र। और यहां से लेकर यहां तक की जो ऊर्जा है उसको बोलते हैं विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्या बोलेंगे इसको? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ठीक है? इसको सामान्यतः डेल्टा जी, डेल जी ओ द्वारा दर्शाते हैं। जीरो नहीं है, ये ओ है बेटा। ये क्या है? याद रखें, यहाँ डेल और ये क्या है? ओ है। यहाँ देखो, इसका मतलब तो क्या हो गया? कक्षक हो गए। ओ का मतलब क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल अष्टफलक हो गया। ओ का मतलब क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल या फिर अष्टफलक। और एक d0 बराबर 10 d क्यों होता है? एक डेल्टा 0 बराबर ऑक्टा ओ बराबर क्या होता है? 10 d क्यों होता है? ठीक है? अब देखो ये अपने पास ये तल के ऊपर वाला को प्लस द्वारा व्यक्त करेंगे। तल से ऊपर जो कक्षक है जिनका ऊर्जा लेवल क्या है? ज्यादा है, उनको तो प्लस द्वारा व्यक्त करेंगे, और जिनका ऊर्जा लेवल कम है उसको माइनस द्वारा व्यक्त करेंगे। अब माइनस प्लस वैसे साइन नहीं है, ये तल को दर्शा रहे हैं। किसको दर्शा रहे हैं? तल को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे? इसका मान 6 और इसका मान कितना होता है? 4। दोनों को जोड़ो, 10 d क्यों होता है। और 10 d की यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्रिस्टल को C द्वारा, क्षेत्र को F द्वारा, विपाटन को स्प्लिटिंग को S द्वारा, ऊर्जा को E द्वारा। हम बोलेंगे CFSE। इसको क्या बोलेंगे? CFSE है। इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है? ये तो हो गया dq के मान, यानी ये वैल्यू किसमें होगी? dq में होगी।
ठीक है। अगर इसी को डेल्टा जीरो यानी डेल्टा ओ के द्वारा तो इसका मान होगा 0.6 डेल्टा ओ और इसका मान होगा 0.4 डेल्टा ओ। ये माइनस में होगा, ये किसमें होगा, प्लस में होगा। ठीक है, ये एक तो क्या होगा माइनस में होगा, ये किसमें होगा, प्लस में होगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जब में जो ऑक्टाहेड्रल कक्षक है उनका क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये इनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अपने पास होता क्या है कि अभी हमने कहा कि जब केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ लिगेंड है वो गति करते हैं, गति करेंगे तो केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और इस प्रतिकर्षण के कारण डी कक्षक है वो विपाटित हो जाएगा, जिसको क्या कहेंगे हम, डी कक्षक का विपाटन कहा जाता है। विपाटित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी। और इस प्रकार से क्या आएगा, दो भागों में विभाजित होगा। एक तो क्या होगा, अधिक ऊर्जा वाले Pg कक्षक और एक निम्न ऊर्जा वाले P2G कक्षक। एक तो क्या है अधिक ऊर्जा वाले Pg कक्षक और एक क्या है निम्न ऊर्जा वाले P2G कक्षक। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब अपने पास क्या है कि इनका वैल्यू है CFSE क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान है वो किस किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा पहला कि लिगेंड की प्रकृति क्या है, प्रबल प्रकृति का लिगेंड है या दुर्बल प्रकृति का लिगेंड है। यानी लिगेंड किस प्रकार का है, प्रबल प्रकार का लिगेंड है या दुर्बल प्रकार का लिगेंड है, ये अपने को जानना। पहला प्रबल लिगेंड होगा तो क्या होगा, एनर्जी का मान क्या होगा, ज्यादा, और दुर्बल होगा तो एनर्जी का मान क्या होगा, कम होगा। एक होता है केंद्रीय धातु परमाणु पर ऑक्सीजन अंक पर डिपेंड करता है, केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीजन अंक पर डिपेंड करता है। तो अगर केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीजन अंक ज्यादा है, धनात्मक ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, उसकी CFSE ऊर्जा का मान भी ज्यादा होगा। और अगर केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीजन अंक कम है तो उसका CFSE ऊर्जा का मान भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब ये इसके विपाटन के बाद हम क्या कर सकते हैं, अस्थल के जो भी समतुल कंपाउंड हैं उनके क्या कर सकते हैं हम, कि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान सकते हैं, उनका क्या प्रबल लिगेंड में कैसा व्यवहार रहेगा, दुर्बल लिगेंड में इसमें क्या व्यवहार रहेगा, ये सब हम जान सकते हैं। ठीक है, इनकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो आगे बात करते हैं। हमने अभी कहा कि जो लिगेंड होते हैं उनकी प्रकृति पर क्या होगा, CFSE ऊर्जा का मान डिपेंड करता है, निर्भर करता है। प्रबल लिगेंड वाले के लिए CFSE ऊर्जा का मान ज्यादा होता है और दुर्बल लिगेंड वाले CFSE ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए अगर आप CFSE ऊर्जा के आधार पर या लिगेंडों की प्रबलता के आधार पर सभी लिगेंडों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करो, तो व्यवस्थित क्रम में यानी निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। कहने का मतलब विभिन्न लिगेंड हैं, विभिन्न लिगेंडों को उनकी प्रबलता के आधार पर व्यवस्थित करने से एक निश्चित श्रेणी प्राप्त होती है, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं, या फिर हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल
श्रेणी कहां जाता है, या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहां जाता है। यानी मैं ऐसा करूं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल देंगे, विद्युत रासायनिक के स्थान पर इसके नाम क्या जाएगा, स्पेक्ट्रो श्रेणी भी, इसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहा जाएगा, या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, अब इनके आधार पर, इन सबके आधार पर अगर हम विभिन्न प्रकार के डी कक्षकों के विन्यास को लेकर चलें, तो हम एक बार एक अक्षर को हम इसके आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम विभिन्न प्रकार के कक्षकों की बात हम करें। जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल कह दिया जाए कि मेरे पास है FeH2O6 3+, ये मेरे पास एक संकुल कंपाउंड है। इस संकुल कंपाउंड के आधार पर मुझे ये कहा जाए कि इसको आप CFT के द्वारा, CFT की सहायता से विवेचना करो, इसकी विवेचना कीजिए। यानी आप इसको किसके द्वारा, CFT की सहायता से इसको क्या करोगे, समझाइए, विवेचना कीजिए। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक क्या है, यहां पर +2 है। ठीक है, तो आप लिखोगे Fe26, Fe क्या है, 26 नंबर पर है। 26 नंबर पर आप क्या कहोगे, यहां पर क्या कहोगे, आर्गन 18 4s2 3d6 +2 की कंडीशन में देखिए तो आप क्या लिखोगे, Fe18 आर्गन 18 4s0 और 3d6। ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, अब आप इसमें डी कक्षक बनाओ, आप कहोगे डी कक्षक अपने कैसे बनाइए, डी कक्षक है। डी कक्षक है तो आप क्या कहोगे, इनका विपाटन स्थलकीय है, आज 6 कक्षक है तो आप विपाटन बना लो इसका, ये 2 और ये 3। ये तो कौन से हैं, Eg कक्षक हैं, और ये कौन से, सॉरी ये तो कौन से हैं, P2G कक्षक है, और ये कौन से हैं, Eg कक्षक है। ये इनका क्या है, बेरी सेंटर है। क्या है, बेरी सेंटर है। आप यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6। ये तो क्या है, एलिफेटिक कक्षक है या डी कक्षक है, इनका कोई विभाजन नहीं हुआ। लेकिन जो ही आप क्या कहोगे, केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ लिगेंड जब गति करेगा तो इन कक्षकों क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, और 2 भागों में डिवाइड हो गए, Eg और T2G में विभाजित हो गए। अब आपको Eg और T2G में ये 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कैसे भरोगे, पहले कम ऊर्जा वाले भरे जाएंगे, आप भरोगे 1 2 3 तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 भरने के बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए, वो डिपेंड करेगा लिगेंड की प्रकृति पर। अगर लिगेंड प्रबल प्रकार का है तो युग्मन हो जाएगा, और अगर लिगेंड दुर्बल प्रकार का तो युग्मन नहीं होगा। हमने पिछली विधि में पढ़ा है। तो H2 अपने आप में कैसा है, दुर्बल प्रकृति का है, वीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, युग्मन नहीं होगा। तो 3 तो यहां बनेंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएगा, 5वां यहां रह जाएगा, 3 तो यहां बनेंगे और चौथा और 5वां, और 6वां इलेक्ट्रॉन फिर यहां रह जाएगा, 7वां तो यहां, 8वां तो यहां, 9वां और 10वां, इस प्रकार से बनेंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसके लिए देखो ध्यान देना, Eg में कितने कक्षक है बेटा, T2G में कितने कक्षक है, तो आप कहोगे T2G में, इसमें आपके पास T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, T2G में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और Eg में कितने हैं, 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया T2G फॉर Eg2। अगर इसका CFT के आधार पर इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछा जाए तो ये उत्तर दोगे, T2G में तो क्या आ जाएगा 4, और Eg में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसकी चुंबकीय प्रकृति की बात कर लो। चुंबकीय प्रकृति जरा देखो, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन है क्या, 1 2 3 4, कितने एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो आप क्या बोलोगे, अणुचुंबकीय। कैसा बेटा, ये अणुचुंबकीय है। चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू अगर निकालनी हो तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला म्यू बराबर कोष्टक n कोष्टक प्लस 2 ये होता है Bm, यहाँ m की n बराबर कितना है, 4, तो आप लिखोगे म्यू बराबर 4 कोष्टक 4 प्लस 2 के अंडर रूट Bm लिखोगे, और
इसके बाद आप लिखोगे हल करना, हल करोगे क्या, 4 को 6, 6 को गुना करो तो 24 हो गए, अंडर रूट में bn 25 होते तो 5 होता, लेकिन 24 के लिए कितना जाएगा 4.86 bn या 8 किलो bn। ये इसका क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू हो जाएगी। अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, प्रबल लिगेंड होता है, दुर्बल लिगेंड है, युग्मन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन गैस इसका T2G4 Eg2 होगा। इस प्रकार से बेटा आप CFT के अष्टफलकीय संकुलों को अष्टफलकीय संकुलों को CFT के आधार पर इस प्रकार से सारी चीजें समझा सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं आपके समझ में आई है। अगर नहीं भी आई है तो आप कमेंट में करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और बता सकें। ठीक है, थैंक यू।